आज हमारी लैब नंबर 12 है और इसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्विसेज किस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विया सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अपने सिस्टम के अंदर हम लोग सर्विसेज किस तरह बनाते हैं और वेब सर्विस क्या होती है और किस तरह हम लोग आरपीसी कॉल करवाते हैं, रिमोट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ये इस लैब के अंदर आप लोग देखेंगे किस तरह आप लोगों ने अपने इंटरफेस को दूसरी एप्लीकेशन के लिए एक्सप्लोर करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि लैब नंबर 11 एंड लैब नंबर 12 आपकी मिड के अंदर ही आती है। ठीक है, ये लैब 11 एंड लैब 12 हम लोग जो है पहले करनी थी हमें, लेकिन हम लोग ये जो टाइम कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। तो मैंने ये कंटेंट लैब नंबर 11 एंड लैब नंबर 12 में दिया, जो कि आपका यूजर एक्सपीरियंस था, यूजर इंटरफेस डिजाइन और वेब एप्लीकेशन डिजाइन था। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मिड के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं आप लोगों को लैब नंबर्स और लैब के बता दूंगा कौन कौन सी लैब्स आपके पास इंक्लूडेड है मिड में, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? सही है। चलें जी, देख लें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आप लोगों की आर्किटेक्चर अप्रोच है। ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी वेब सर्विसेज बनाते हैं जो कि आपके पास नेटवर्क में यूज की जाती हैं। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में आप लोग एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी सर्विसेज को एक्सेस करना देखते हैं, किस तरह आपकी सर्विसेज जो है वो एक्सेस होती हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों ने काफी कुछ काम किया हुआ है, लेकिन वो लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ करंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि वो काम आप लोगों का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई दूसरी सर्विस यूज नहीं कर सकती। तो इन मीन टाइम अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर दूसरी सर्विसेज, दूसरे क्लाइंट्स और दूसरी इंटरनेट फॉर यूज कर सकें, तो आप लोग उसको आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए रख देंगे। वो किस तरह रखेंगे, इसके दो तरीके हैं। आप लोग या तो वेब सर्विस बनाएंगे या तो आप लोग वेब एपीआई बनाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम को वेब सर्विस बनाने के लिए, और उसके अंदर आप लोग अपनी सर्विसेज जब बना देंगे तो ये सर्विस ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट आप लोग किसी भी दूसरी सर्विस से कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी सर्विस हो सकती है आपके पास, क्लाइंट के ऊपर कोई भी इंटरफेस हो सकता है, कोई दूसरी सर्विस हो सकती है जो यूज करते हुए दूसरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात की जा रही है, एसओए अलाउ यूजर टू कंबाइन लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सर्विस टू फॉर्म एप्लीकेशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल की सर्विसेज है। ठीक है, जिनको हम गूगल एपीआई भी कहते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं आप लोगों के पास यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआईज। ठीक है, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। अब एपीआई का हम लोग नेक्स्ट लैब में देखेंगे एपीआई क्या होती है, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन स्टेट क्या होता है, रेस्ट किस चीज को कहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि वेब सर्विस क्या होती है, लेकिन सारी सारी सर्विस एपीआई होती है। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे सॉफ्टवेयर बनता है, उसके अंदर आप लोग फैसिलिटेट करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो आपके सॉफ्टवेयर को कंज्यूम कर सकते हैं दूसरे इंटरफेसेस के थ्रू। लेट सपोज मैं अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ और मेरे पास अमेजोन की वेब सर्विस मौजूद है, तो अमेजोन का सिस्टम अलग है। अमेजोन किसी और लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, चाहे वो पाइथन पे लिखा हुआ हो, चाहे वो सी शार्प पे लिखा हुआ हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज पे लिखा हुआ हो। तो मुझे मालूम नहीं है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, वेब थ्रू इंटरनेट में उनकी सर्विस को कंज्यूम करता हूँ, उनसे डेटा लेता हूँ, और एज अ रिस्पॉन्स मुझे डेटा मिलता है। उस डेटा के मुताबिक मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुई किसी भी लैंग्वेज की, मैं किसी भी लैंग्वेज में वेब सर्विस को कंज्यूम कर सकता हूँ। तो बेटा आप लोग एक पॉइंट तो ये क्लियर कर लें, आपकी वेब सर्विस जो होगी वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और वो
इस चीज से इंडिपेंडेंट होगी कि उसको पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसको हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हर कोई इंटरफेस जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों की सर्विस इस तरह की होगी। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आप लोग इस तरह की वेब सर्विसेज बनाते हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरी वेब सर्विसेज और दूसरे क्लाइंट्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूम कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा जी। देखें, आप लोगों की सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर की लैब के अंदर ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ाने का मकसद ही ये है कि आप लोग इस सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि आप लोग ये बैचलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा पता होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर लेवल के ऊपर आप लोगों को मास्टर कॉन्सेप्ट पता होते हैं कि इसके अंदर आप लोग फर्दर एडवांसमेंट किस तरह कर सकते हैं। आप लोग अभी बैचलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो मुझे मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है कि आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स बताए जाए, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा कि इंडस्ट्री में किस तरह यूज होता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करवाना चाहता हूँ कि किस तरह इंडस्ट्रियल वे में यूज किया जाता है। और सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर कंप्लीट एक फील्ड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और उसको आर्किटेक्ट करना एक अपनी कंप्लीट फील्ड है। इसके थ्रू आप लोग जो है कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर कंप्लीट इंजीनियरिंग मॉडल तक काम कर सकते हैं। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करें। जैसे कि हम लोगों ने पिछली लैब्स में देखा कि आप लोग सिनेरियोज वगैरह पे काम कर रहे थे। डिजाइन पैटर्न्स के अंदर भी अगर मैं सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन देता, सिंपल आप लोगों से इम्प्लीमेंटेशन करवाता, तो उसमें आप लोगों को पता ही लगता। मैंने आप लोगों को वही टास्क दिए जो कि आप लोग रियल लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सएमएल से जेसन में कन्वर्जन कन्वर्जन वाला टास्क दे दिया, तो वो एक आपके पास रियल लाइफ में यूज होने वाला टास्क है। इसी तरह मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर मैंने इसलिए चूज किया है ओवर द लिस्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स कि आप लोगों के पास मल्टीपल चीजें जो हैं वो अब वेब बेस्ड हो गई हैं और वेब सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन वेब सर्विसेज यूज कर रही हैं। जैसे आपके पास अमेजोन हो गया, अमेजोन की वेब सर्विसेज अभी पॉपुलर हैं, वो पूरा कंप्लीट एक क्लाउड चल रहा है, उसके ऊपर आप लोग बहुत सारी वेब सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अमेजोन ने आप लोगों को प्रोवाइड की है। तो इसी वजह से मैंने ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर जो यूज किया था, जो आप लोगों ने देखा, उस पर मॉडर्न एप्लीकेशंस बन रही है, कंपोनेंट्स डिवाइड हुए हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्किटेक्चर पढ़ाना चाह रहा था, कंपोनेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, तो मैं उसमें आप लोगों को बताता कि कंपोनेंट्स के थ्रू किस तरह काम किया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा मैंने जरूरी समझा कि मैं आप लोगों को सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग कंपोनेंट्स वैसे ही देख चुके हैं मल्टी लेयर के अंदर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से आप लोगों के लिए क्या फायदा होगा कि आप लोग ये समझ सकेंगे किस तरह आप लोग वेब सर्विसेज बना के अपनी एप्लीकेशन को दूसरे इंटरनेट वेंडर्स, दूसरे इंटरनेट कंज्यूमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपकी सर्विसेज को कंज्यूम करके एक न्यू एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो लैब होगी, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोग वेब एपीआई जो कि मॉडर्न आपके पास प्रोटोकॉल चल रहा है उसके ऊपर काम करें। सर्विसेज और एपीआई तकरीबन सेम है आपके पास, सर्विसेज एपीआई तकरीबन सेम है, लेकिन इसके अंदर प्रोटोकॉल्स का आपके पास कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज एपीआई, ये चीज सर्विस है, लेकिन ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस चीज को किस तरह आप लोगों ने कंप्लीटली आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है अपनी रियल लाइफ आर्किटेक्चर्स के अंदर। अपनी देखिए, कंप्लीट आर्किटेक्चर के अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल आर्किटेक्चर्स मिलकर भी एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं। आपके पास जो एक सिस्टम बन रहा है, जो आप लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर आपके पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी इम्प्लीमेंटेड हो सकता है उसके अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल और आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं अगर आप लोगों को, तो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करके एमवीसी डिजाइन पैटर्न भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन बन सकती है। तो आप लोगों के पास जो एक नया सिस्टम बनेगा, जो आप लोग एक आपके पास अगर सिस्टम आता है जो आप लोग बनाना चाहें इस वे के अंदर के उसमें मल्टीपल आर्किटेक्चर्स मिलकर आप लोगों का सिस्टम कंप्लीट करें, तो ये एक प्रोफेशनल वे के अंदर हम लोग काम करते हैं। इस तरह हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाह रहा था। यहाँ तक ये चीज समझ आई बेटा? बेटा शायद मैं लैब एग्जाम के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए प्लीज आप लोग लैब पे कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है। मैं अच्छा इस चीज के बारे में बताया था,
ये एक आर्किटेक्चर अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग सर्विसेज को नेटवर्क के थ्रू जो है अवेलेबल करवाते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। और इसके अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल आप लोग चीजें रिटर्न करवा सकते हैं। लेट सपोज मैं डेटा कोई चीज अपने पास बना के रख लूँ, कोई मैं डेटा बेस से चीजें लेके आ रहा हूँ, मैं कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, मैं कोई इस तरह की आप लोग मल्टीपल काम करके अपना डेटा शो करवा सकते हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को और देना चाहता हूँ जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जो कि आप लोग हर कोई यूज भी कर चुका होगा, क्योंकि आप लोग एक सेमेस्टर में आ चुके हैं, आप लोग कंज्यूम कर चुके होंगे। तो इस तरह का सिनेरियो है कि आप लोगों के पास एक वेब एप्लीकेशन मौजूद थी जो कि लेगेसी एप्लीकेशन थी। लेगेसी एप्लीकेशन का मतलब वो कई सालों से आप लोग यूज करते हुए आ रहे थे, चलाते हुए आ रहे थे। अब जरूरत पड़ती है मॉडर्न एरा के अंदर, आप लोगों के पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी हैं, लोग ज्यादातर मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। आपकी वेब एप्लीकेशन चलाने के लिए लोगों को यूआरएल डालना पड़ता है, और फिर उसको कंज्यूम करने के लिए बकायदा फिर वो यूआरएल खुलता है और अलग से यूआई आती, मसले आते हैं। तो इसको आप लोग किस तरह वेव ऑफ करेंगे, इसको किस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन की वेब सर्विसेज बनाना शुरू कर दें, और उन सर्विसेज को कंज्यूम करके आप लोग एक कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन, नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने या हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने, और उसके थ्रू आप लोग अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें कि वो लोग आपकी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके विदाउट एनी यूआरएल, विदाउट एनीथिंग वो यूज कर सकें। और इसके अलावा अगर मैं और एक और आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोगों के पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। देखिए, मैं फेसबुक की एग्जांपल ज्यादातर इसलिए देता हूँ क्योंकि ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क, ज्यादा यूज होने वाला आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म फेसबुक है। हर कोई फेसबुक चला रहा है, फेसबुक फॉर डेवलपर्स, फेसबुक फॉर यूजर्स। ठीक है, तो फेसबुक आप लोगों को एपीआई देता है कि वो आप लोग उनकी एपीआई से इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम के अंदर एज अ सोशल लॉगिन, या आप लोगों को अपना लॉगिन कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर बनाना ना पड़े, सिंपल आप लोग फेसबुक यूजर्स को सोशल लॉगिन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करवा जाएं। तो ये फेसबुक की एपीआई है। ठीक है, तो एपीआई किस तरह आप लोगों को काम करवा रही है, ये जो सर्विसेज हैं ये किस तरह आप लोगों को फैसिलिटेट करवा रही हैं कि आप लोग दूसरी एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक को यूज करते हुए विदाउट एनी नोइंग कि आप लोगों ने किस तरह, उन लोगों ने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, कौन सी लैंग्वेज पे की हुई है, सिंपली आप लोग हिट करते हैं यूआरएल के ऊपर और अपने पैरामीटर्स देते हैं, और वो आप लोगों को रिटर्न में रिस्पॉन्स देता है और आप लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको कितना लार्जर स्केल, लार्जर लेवल पर स्केल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, कि एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन जो है एक वेब एप्लीकेशन के साथ साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसके अलावा आप लोगों की एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विस। ठीक है, आप लोग इस वेब सर्विस को कंज्यूम करके अपनी स्मार्ट डिवाइसेस की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। लाइक सपोज ऑर्डिनो के अंदर आप लोग को यूज कर लें, आप लोग आपके पास कंट्रोलर्स हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स के अलावा आप लोगों के पास रास्पबेरी पाई है, आप उसमें यूज कर रहे हो, उस कंट्रोलर्स के थ्रू आप लोग आईओटी बेस्ड कोई काम करवा दें, तो ये सारा सर्विसेज के थ्रू होता है, ये सारा एपीआईज के थ्रू होता है। तो कितना लेवरेज मिल रहा है आप लोगों को, कितनी वैरायटीज मिल रही है इस बेसिक प्लेटफॉर्म, बेसिक आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए। ठीक है, तो बेटा इस लैब के अंदर हम लोग देखेंगे सर्विस को किस तरह बनाया जाता है, सर्विसेज किस तरह बनाई जाती हैं, ओवर द नेटवर्क आप लोग किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या क्या लेवरेज आपको मिलता है, मैंने आप लोगों को उसकी एग्जाम्पल दी, और फर्दर मोर मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि देखिए, मेरी बेस बनाने का मकसद यही है कि आप लोग आगे जाके इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, आप लोगों के पास जो सर्विसेज बनती हैं उसकी मैं एग्जांपल एक और इस तरह दे देता हूँ कि आप लोगों के पास रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वेदर अपडेट्स होती हैं, जैसे कि आज गर्मी इतनी होगी, आज 4 डिग्री और हॉट होगा आपके पास। ठीक है, आज यहाँ पे बर्फबारी हो रही है वगैरह वगैरह। तो ओवर द नेटवर्क आप लोग कंप्लीट अपनी डिवाइसेस के अंदर देखते हैं। मैं सर्विस का नाम ले दूँ एक्यू वेदर, आपके पास वेब एप्लीकेशन भी मौजूद है इसकी, इस के थ्रू आप लोग अपनी डिवाइसेस के अंदर करंट टेम्परेचर देख सकते हैं विदाउट एनी टेम्परेचर स्केल। आप लोगों के पास कोई थर्मोमीटर नहीं है जो आप लोगों ने बाहर करके लगाया है और उससे आप लोग रीडिंग ले रहे हो। सिंपली आप लोग इस सर्विस को इम्प्लीमेंट करके अपनी डिवाइसेस के अंदर, अपने मोबाइल फोन के अंदर, अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर वेदर को दिखा सकते हैं कि आज वेदर ये चल रहा है और कल वेदर ये हो सकता है, प्रिडिक्शन ये है वगैरह वगैरह। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितनी लार्जर स्केल के ऊपर आप लोग अपने सिस्टम को स्केल अप कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर।
यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत बेहतरीन आपके पास कॉन्सेप्ट आता है लूज कपलिंग का, ठीक है, जिससे आपका क्लाइंट और आपका जो सर्वर है, ठीक है, वो आपस में लूज कपल्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सर्विस किसी दूसरे सर्वर पर होस्ट हुई भी है, ठीक है, आप लोगों ने सर्विस बनाई और किसी सर्वर पर उस सर्विस को होस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लूज कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आप लोगों की क्लाइंट्स जो है वो आपस में इंटीग्रेट नहीं हुए हुए, ठीक है, वो आप लोगों की सर्विस के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हुए हुए, वो ओवर द यूआरएल ओवर द नेटवर्क इंटीग्रेट हुए हैं। जैसे कि कोई दूसरी सर्विस भी, लेट सपोज मैं फेसबुक की एपीआई की एग्जांपल अगर दूं, मैं फेसबुक का सोशल लॉगिन यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी दूसरी वेब सर्विस को यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी वेब सर्विस बना रहा हूँ जो कि सोशल लॉगिन यूज करे फेसबुक का और ऑथेंटिकेट करे यूजर को, तो मैंने अपनी वेब सर्विस क्रिएट की हुई है और वो वेब सर्विस हिट करती है यूजर नेम पासवर्ड के साथ फेसबुक के सोशल लॉगिन के ऊपर। सोशल लॉगिन वाली सर्विस मुझे रिटर्न करती है डेटा, उस डेटा के मुताबिक मैं अपने यूजर्स को अपना डेटा दिखा सकता हूँ। तो लूज कपलिंग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के पास जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है ये लूज कपल पोर्ट लिखवाता है आप लोगों से, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लूज कपल्ड है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग इंटर ऑपरेटेबिलिटी बना सकते हैं एप्लीकेशन के दरमियान, आपकी एप्लीकेशन इंटर ऑपरेट कर सकती है दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशन आप लोगों की सर्विस को इंटीग्रेट करके सिंगल काम कर सकती हैं। लेट सपोज मेरे पास iOS की एप्लीकेशन भी मौजूद है, मेरे पास लिनक्स की एप्लीकेशन भी मौजूद है, मेरे पास आपके पास एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी मौजूद है, और तीनों मेरी सर्विस को कंज्यूम करके अपने अंदर कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास साइमल्टेनियस डेवलपमेंट में भी आपको फायदा देंगी। आप जब सर्विस बनाएंगे तो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट में भी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि उसको हर कोई रीयूज कर सकता है, एक प्रोसीजर को बार बार आप लोग रीयूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, इस आर्किटेक्चर के, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने इंक्लूड कर दिया था आप लोगों के लेक्चर के अंदर। सिंपल हम लोग आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग सर्विस बनाने जाएं तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं कि आप लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है एक मेजर बात, एक अच्छी बात कि आप लोगों के पास इस आर्किटेक्चर के अंदर दो मेजर रोल्स हैं, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जो कि आपकी सर्विस सर्वर होगा, जहाँ पे आपकी सर्विस होस्ट हुई होगी, जहाँ पे आप लोग जो काम करके उस सर्विस को होस्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइडर जो इस सर्विस को क्रिएट कर रही है। आप लोग प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसके अलावा एक होता है सर्विस कंज्यूमर, जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, वेब सर्विस भी हो सकती है जो कि आपकी सर्विस को इम्प्लीमेंट करके नया सिस्टम बना रही हो, कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई मल्टीपल टाइप के आप लोगों के पास क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि सर्विस की कंज्यूमर होते हैं। तो ये दो रोल्स आप लोगों के पास मौजूद है इस आर्किटेक्चर के अंदर। एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सर्विस बनाते हैं, ठीक है, और उसको मेंटेन करते हैं, उसको होस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और एक सर्विस कंज्यूमर है जो कि इस सर्विस को कंज्यूम करके अपनी एप्लीकेशन को स्केल कर रहे होते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट आती है सर्विस कंज्यूमर से, और वो सर्विस रिस्पॉन्स देता है सर्विस कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास एक डायग्राम है जिसको आप लोग देखते हुए ये चीज आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट देता है सर्विस कंज्यूमर, और इन रिस्पॉन्स सर्विस प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी देता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स देखें आप लोगों के पास ये इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर। आप लोगों के पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, वो कोई भी क्लाइंट हो सकता है, आप लोगों के पास कोई भी यूजर हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है फ्रंट एंड। आप लोग जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर यूजर इंटरफेस बनाए, ठीक है, आप लोग किसी दूसरी वेब सर्विस से भी अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी सर्विस होती है जो कि अलग से लिखी हुई होती है सर्विसेज, जिसको हम लोग कह रहे हैं सर्विस रिपोजिटरी। आपके पास एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पे आप लोग सर्विसेज को रखते हैं, और सर्विस बस आप लोगों के पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि दूसरे कंपोनेंट्स के साथ सर्विस को लिंक करता है। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टी लेयर के अंदर आप लोगों के पास काम हुआ है, और आपके पास मल्टी टायर के ऊपर आपके पास
एप्लीकेशन है वो होस्ट हुई है, लेट्स सपोज आपका बिजनेस लॉजिक किसी और सर्वर के ऊपर होस्ट हुआ है, आपका डेटाबेस एक्सेस किसी और सर्वर के ऊपर होस्ट हुआ है, आपकी वेब एप्लीकेशन किसी और सर्वर के ऊपर होस्ट हुई है। तो ये सर्विस बस क्या करती है, सर्विस को जो आपके पास लेयरिंग के अंदर काम हो रहा है, आपके पास टेयरिंग के अंदर काम हो रहा है, उसके कम्युनिकेशन का काम करती है। सर्विस बस का काम है कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास वेब सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को बताऊं कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट करता क्या है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट आप लोगों को सर्विस के साथ इंप्लीमेंट हैंडशेक करने के अंदर मदद करता है कि एचटीटीपी ऐसे एचटीटीपी है और क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अलावा इसको किस तरह कोर्स के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करें। कोर्स आपके पास जो पॉलिसीज होती हैं क्रॉस रिक्वेस्ट ओरिजिन वाली, उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद आप लोग इम्प्लीमेंटेशन होती है, इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेसेस के अंदर आप लोग मेथड्स लिख देते हैं कि भाई सर्विस के अंदर यही मेथड्स हैं, और फिर उस इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर कैलकुलेशन की सर्विस है तो उसके अंदर मैंने आई कैलकुलेशन का इंटरफेस बनाया हुआ है, और फिर आई कैलकुलेशन के इंटरफेस में मैंने मेथड लिखे हुए ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट वगैरह, और मैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उनकी उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास क्या आता है, बिजनेस लॉजिक होती है कि अगर आप लोग अपने कोई बिजनेस पॉलिसीज लिखना चाहें तो अपनी बिजनेस लॉजिक बना सकते हैं, और ये आप लोग मल्टी टायर लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अलग अलग सर्वर पे आप लोगों ने अपनी बिजनेस लॉजिक को होस्ट किया हुआ है, अलग सर्वर के ऊपर आपने अपने डेटाबेसेस को होस्ट किया हुआ है, अलग सर्वर पे आपके पास डेटा एक्सेस का काम हो रहा है। तो ये आप लोग अलग अलग टायर्स के ऊपर रख के भी काम कर सकते हैं। इससे सिक्योरिटी की इंगेजमेंट होती है, लेकिन इससे कुछ हद तक आपके पास परफॉर्मेंस में मसला आएगा, परफॉर्मेंस में कमी आएगी, क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर कम्युनिकेशन सर्विस बस के थ्रू तो होगी, लेकिन आपके पास विद द हेल्प आपके पास मल्टीपल सर्वर्स तो होंगे, सर्वर्स जब होंगे तो परफॉर्मेंस में इशू आएगा। परफॉर्मेंस में कमी इस वजह से आएगी कि उनके रिस्पॉन्सेज के अंदर भी टाइम लग सकता है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि सर्वर्स के ऊपर। यहाँ तक बेटा आर्किटेक्चर आप लोगों को क्लियर है ये डायग्राम? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस लैब के अंदर हम लोग जो है ASP.NET की वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिजनेस लॉजिक बेटा, बिजनेस लॉजिक अगर मैं बिजनेस लॉजिक की एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल अगर ये दे रहा था अकाउंटिंग का, जब जैसे कि हम लोगों ने पिछली लैब में अकाउंटिंग का मॉड्यूल बनाया, सपोज करें आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ अकाउंटिंग का काम होता है कि वो इनवॉइसेस जनरेट करती है, तो आप उसकी बिजनेस लॉजिक लिखेंगे कि इनवॉइसेस किस तरह की जनरेट होगी और किस तरह कस्टमर है और उससे कितने पैसे चार्ज करने, कितना कमीशन होगा वगैरह वगैरह। ये आपकी बिजनेस लॉजिक बिजनेस पॉलिसीज में आती है, तो ये आप अपने बिजनेस लॉजिक में लिखेंगे। क्लियर है बेटा रबिया? चलें जी आगे बात करते हैं। अच्छा, इस लैब के अंदर हम लोग जो सर्विस क्रिएट करने वाले हैं वो ASP.NET की वेब सर्विसेज हैं, ठीक है। ASMX जिसको हम कहते हैं एक्टिव सर्वर मेथड्स, ठीक है। उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, जिस तरह हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, सिमिलरली हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हुए इस तरह काम करेंगे। तो आप लोग मेरी स्क्रीन मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन, मेरे साथ साथ आप लोग इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक नई वेब सर्विस, ठीक है। हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि आपकी वेब सर्विस वेब के ऊपर बनती है, तो इसके लिए हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। मैं यहाँ पे चूज करूंगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसको मैं नाम दे दूंगा BSE वेब। ये जो भी आप लोग नाम देना चाहें आप लोग नाम दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। मैं BSE वेब के नाम से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आ गए, इससे आप लोग वाकिफ होंगे, आप लोग पहले भी देख चुके हैं इन टेम्पलेट्स को। हम लोग यहाँ पे वेब फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसके ऊपर अपना फ्रंट एंड जो है वेब फॉर्म पे दिखा सकूँ और अपनी सर्विस जो है वो वेब फॉर्म पे बना सकूँ। तो मैं वेब फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग एम्प्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लोग एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप लोगों के पास कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं होगी, सिंपल आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। मैं सिंपल वेब फॉर्म यूज कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर अपनी सर्विसेज भी चला सकूँ, अपना फ्रंट एंड भी बना सकूँ वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मैं अपनी फ्रंट एंड बनाने के लिए वेब फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सिंपली मैंने वेब फॉर्म पे क्लिक किया, ओके।
बेटा इसके अंदर डिपेंडेंसीज ऐड हो रही हैं, तो ऐसे टाइम ले रहा है। अगर आप लोग एम्प्टी सेलेक्ट करते तो ये जल्द क्रिएट हो जाता, और ये डिपेंडेंसीज यूजेड पैकेज से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे ये टाइम ले रहा है। आप लोग जो अपने टास्क के अंदर सर्विसेज बनाएंगे बेटा, उसके अंदर जरूरी नहीं है आप लोग वेब फॉर्म यूज करें। आप लोग सिंपली एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज कर लीजिएगा और अपनी सर्विसेज क्रिएट कर लीजिएगा। एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग आसानी से सर्विस क्रिएट करके उसको डीबग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सॉल्यूशन एक्सप्लेनर में जाऊंगा मैं, आप लोगों को वेब फॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर देखा होगा तो यहाँ पे ये SPX पेजेस यूज होते हैं। हम लोग अभी इन पेजेस को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल अपनी सर्विसेज बनाएंगे। मैं एक इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर BSE वेब के नाम से एक प्रोजेक्ट मौजूद है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। आप लोग भले ही फोल्डर क्रिएट करें ना करें, मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को अलग से रख सकूँ। तो मैं आता हूँ ऐड के ऊपर और एक न्यू फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ। इस फोल्डर पे आके मैं राइट क्लिक करके ऐड करूंगा न्यू आइटम। ठीक है, अब आप लोग आइटम चूज कर सकते हैं। विजुअल सी शार्प पे आप लोग क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग आइटम सर्च कर सकते हैं। वेब सर्विसेज होंगी आपके पास। ठीक है, ये वेब सर्विस आप लोगों को दिख रहा है ASMX के नाम से। यहाँ तक दिख रहा है बेटा? यहाँ पे क्लियर है? स्क्रीन आ रही है सबके पास? ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे वेब सर्विस सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस सर्विस को मैं अपनी तौर से नाम दे देता हूँ, जो भी नाम देना चाहूँ। मैं सपोज इसको नाम दे रहा हूँ कैलकुलेशन सर्विस, कैलकुलेशन लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन जो है ASMX है, जो कि एक्टिव सर्वर मेथड्स है। कैलकुलेशन डॉट ASMX, हमने कैलकुलेशन डॉट ASMX वेब सर्विस क्रिएट की है। अच्छा जी, आप लोगों के पास जब भी नई सर्विस आप लोग क्रिएट करेंगे, इस तरह की आप लोगों के पास सर्विस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन आएगी। ठीक है, तो ये नेम स्पेस आप लोगों का बेसिकली URL होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। temp.url.org यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग अपना URL जहाँ पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, ये URL वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हम नेम स्पेस ऐड करिए, दूसरा लिखते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बाइंडिंग मौजूद है। ये बाइंडिंग वगैरह प्रोफाइल्स आ गई आपके पास। ठीक है, और टूल बॉक्स आइटम आपके पास फॉल्स हुए हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स आइटम्स आप लोग सकते हैं, लेकिन सर्विस के थ्रू आप लोग आइटम्स नहीं दिखा सकते। आप लोग सिंपल अपना डेटा दिखाएंगे। ये टूल बॉक्स के आइटम आपके पास फॉल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये क्लास हमने जो कैलकुलेशन की सर्विस बनाई है, तो यहाँ पे हमारे पास बनी है एक क्लास कैलकुलेशन के नाम से, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है वेब सर्विसेज को। ठीक है, सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज डॉट वेब सर्विसेज, ये वेब सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रही है और आपके पास वेब मेथड वेब सर्विसेज से आता है। ठीक है, जो भी आप लोग अब देखें, इसको अगर मैं डीबग करूं, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, तो जब मैं रन करूंगा एक इंटरफेस मेरे सामने आएगा जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड मौजूद है हेलो वर्ल्ड। मैं इस मेथड को नहीं छेड़ रहा, मैं एक नया वेब मेथड बनाता हूँ जो कि रिटर्न करेगा मेरे पास दो नंबर्स की एडिशन को।
और ये अवेलेबल होगा ओवर द नेटवर्क। स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक मेथड बनाया है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ऐड वैल्यूज। इसके अंदर मैं 2 इंटीजर इनपुट लूंगा, इंट ए कोमा इंट बी, और रिटर्न करवा दूंगा मैं a प्लस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे पास एक और मेथड अवेलेबल है जो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक और मेथड बना देता हूँ जो इनपुट ले रहा हूँ ग्रीटिंग मैसेज। जो इनपुट ले रहा हूँ आप लोगों का नाम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, और रिटर्न कर रहा हूँ ग्रीटिंग मैसेज आप लोगों के नाम के साथ। देखें, ये वेब मेथड जो आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली सर्विस को बताता है कि ये जो मेथड हम लोग बना रहे हैं ये वेब के ऊपर चलेगा, ये वेब के ऊपर अवेलेबल होगा। अब मैं इस सर्विस को रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जब मैं इसको डीबग करूंगा एक नए ब्राउजर के ऊपर हमारे पास स्क्रीन आएगी और उसके अंदर आप लोगों के पास ये सारे वेब मेथड शो हो रहे होंगे। ठीक है, जिस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे वो इन्वोक कर दिया जाएगा। देखिए बेटा, वेब सर्विस बनाना बहुत आसान है। आप आज से पहले आप लोगों को लगता होगा वेब सर्विस पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं किस तरह बनती है, तो देखिए इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वेब सर्विस बनाना बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पे अपने डेटाबेस से डेटा लाके वेब सर्विस के मेथड में रिटर्न करवा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हैं। कि आप लोगों को क्या चीज़ दे रहा है, ये आप लोगों को स्केल अप करने की चीज़ें दे रहा है कि आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को अपने डेटाबेस से डेटा मंगवा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम कर सको। देखिए हमारे पास ये कंपाइल हो चुका है और आप लोग देखेंगे यूआरएल लोकल होस्ट 60682, ये आप लोगों के पास जो यूआरएल है, ये आप लोग जब होस्ट करेंगे अपने किसी डोमेन के ऊपर तो ये डोमेन आ जाएगा। स्लैश सर्विसेज का फोल्डर हमारे पास मौजूद है जिसमें कैलकुलेशन डॉट एसएमएक्स हमारे पास सर्विस पड़ी हुई है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। यूआरएल के बाद सर्विसेज का फोल्डर मौजूद है, उसके बाद हमारे पास इस फोल्डर के अंदर कैलकुलेशन की सर्विस मौजूद है कैलकुलेशन डॉट एसएमएक्स के नाम से। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? यस बेटा, सॉफ्टवेयर रीयूज आप लोगों के पास रीयूज हो सकता है ना, तो ये लैब 9 के साथ कंपेटेबल है। अच्छा जी, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉलोइंग ऑपरेशंस आर सपोर्टेड फॉर फॉर्मल डेफिनेशन। सर्विस की डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है, कैलकुलेशन के नाम से हमारे पास एक पेज बन गया है जिसमें हमारे पास ये सारे मेथड मौजूद है जो हमने अपनी सर्विस में लिखे थे। अब हम जरा ग्रीटिंग मैसेज देना चाहें तो इसमें मैं नेम दे रहा हूँ रेहान। ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज आ रहा है, मैं इसको इन्वोक करूंगा, मेरे पास देखिए वेलकम रेहान का मैसेज आ रहा है। और ये डेटा देखिए हमारे पास किस में आ रहा है, एक्सएमएल के अंदर आ रहा है। ठीक है, बैक जाता हूँ मैं, इसको बंद करता हूँ, दूसरे में जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको कंज्यूम करने का तरीका लिखा हुआ है कि पोस्ट सर्विस है और इसको किस तरह कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, HTTP 200 क्या आएगा, वगैरह वगैरह।